बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 5 हायर एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव जो हैं, सबसे पहले तो स्टूडेंट जो है इस काबिल हो पाएंगे कि कंट्रीब्यूशन क्या है जो एजुकेशन में इन द वेरियस डेवलपिंग कंट्रीज़ में। फिर डिटरमिन कर पाएंगे कि रिलेशनशिप क्या है हायर एजुकेशन का एम्प्लॉयमेंट के साथ, यानी जो जॉब्स वगैरह हैं वो कैसे क्रिएट होती हैं जब हायर एजुकेशन ज़्यादा हो, या जिनके पास हायर एजुकेशन ज़्यादा हो डेवलपिंग कंट्री में, उनको कितने चांस होते हैं जॉब मिलने के। एनालाइज कर पाएंगे एमर्जिंग जो ट्रेंड है इन द रोल ऑफ हायर एजुकेशन एज अ डेवलपमेंट एक्टिविटी। देन पे जो लास्ट पे आके रिलेट कर पाएंगे कि रोल ऑफ हायर एजुकेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रिस्पेक्टिव सोशल इन्वायरमेंट। अब नंबर 1 पे है हायर एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्री। तो हायर एजुकेशन जो डेवलप कंट्री हैं इज़ प्लेइंग ए मेजर रोल इन देयर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2008 को बनी थी, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो पॉइंट आउट करती है दैट टर्शरी एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि जो टर्शरी एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर रही है इनटू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट है ये डेवलपिंग कंट्री आल्सो नोन एज, ये जो डेवलपिंग एक तो होती है डेवलप कंट्री, एक होती है डेवलपिंग। डेवलप का मतलब है जो तरक्की याफ्ता है, जो तरक्की कर चुकी है यानी, और जो डेवलपिंग हो रही है उसका मतलब होता है कि वो लेस डेवलप है, वो तरक्की कर रही है आस्ता आस्ता विद द पास ऑफ टाइम। तो आल्सो नोन एज लेस डेवलप कंट्री, इसको लेस डेवलप कंट्री कहते हैं। इज ए नेशन विद ए लो लिविंग स्टैंडर्ड, अनडेवलप्ड इंडस्ट्रियल बेस एंड लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली डेवलपिंग कंट्री में क्योंकि वो अभी डेवलप हो रही है तो इसमें इतना इंडस्ट्री निज़ाम भी अच्छा नहीं होता, लो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है इंडेक्स रिलेटिव अदर कंट्री, यानी रिलेटिव टू डेवलप कंट्री। तो डेवलपमेंट जो है इंटेल करती है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बहुत फिजिकल और इंस्टीट्यूशनली वो कंट्री जो डेवलप कंट्री है वो डेवलप है। तो इसमें डेवलपमेंट हो रही होती है अभी जो डेवलपिंग कंट्री होती है। अब क्वालिटीज़ क्या डेवलपिंग कंट्री की कि उनकी जो GDP होती है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो इंक्रीज़ होती है फेस पर कैप्चा के जो है ना पर कैप्चा उनकी जो इंक्रीज़ हो रही है ये GDP कि वो अभी ग्रो कर रहे हैं, तो उनके आस्ते आस्ते जो है ना वो पर जो है कैप्चा इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, GDP इंक्रीज़ हो रही है। एबिलिटी ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन, उनकी एबिलिटी है कि वो सेल्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं, चीज़ों को सेल्फली प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना जो है ना वो चीज़ें बना रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज़ करके वैल्यू एडेड चीज़ें बना रहे हैं, अपनी जो है ना वो एग्रीकल्चर वगैरह या इस तरह की चीज़ वगैरह में इम्प्रूव कर रहे हैं। गुड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टेबल हो रहे हैं इकोनॉमिकली, यानी माशी लिहाज से वो बेहतर हो रहे हैं आस्ता आस्ता, क्योंकि पर कैप्चा जो है ना इंक्रीज़ हो रही है उनकी GDP। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं डेवलपिंग कंट्री की क्वालिटीज़ होती हैं कि वो बेहतर हो रहे हैं यानी खुद। अब फैक्टर जो इफ़ेक्ट करते हैं एक डेवलपिंग कंट्री को, रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, कि वाक़या में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होती है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, स्पीड जो पॉपुलेशन में इंक्रीज़ आता है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है एक डेवलपिंग कंट्री को, क्योंकि रिसोर्सेज जितने हों इतनी ही पॉपुलेशन हो तो वो एक कंट्री के लिए बेनिफिट होता है। तो अगर रिसोर्सेज लेस हों और पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो वो फिर कंट्री उसके लिए डेवलप करना मुश्किल हो जाता है। इंक्रीज़ इन पॉवर्टी, इस वजह से जो है ना वो ऑटोमेटिक एक रीज़न तो ये भी है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्स कम है, तो पॉवर्टी ऑटोमेटिक होगी। इसी तरह अगर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है तब भी पॉवर्टी होगी। फिर अगर वहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर या इस तरह का कुछ निज़ाम नहीं है, अपनी ओन प्रोडक्शन नहीं है, इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है, तो वो भी पॉवर्टी होगी। लैक ऑफ इंडस्ट्रीज विच लीड्स टू इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं आएगी, कि बाहर से कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, सिर्फ अपनी कंट्री के लोग पैसे लगाएंगे अपनी। तो इस वजह से जो है ना वो कोई डेवलपमेंट ही होगी, न्यू चीज़ें नहीं आएंगी, तो ये फैक्टर है। अब हायर एजुकेशन इन इंडिया यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ में देख लेते हैं कि फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन एम्फसाइजेस द ट्रेनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कंटेन्ड इंडिविजुअल हु कुड फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड ऑफ सोसाइटी दे लिव इन। अब इंडिया में जो एजुकेशन की फ़िलासफ़ी है वो ज़ोर दे रही है कि इंडिपेंडेंटली जो है ना या फिर सेल्फ कंटेन्ड इंडिविजुअल को एक ट्रेन किया जाए ताकि वो रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनको फेस कर सके और सोसाइटी में रह सके।
तो ये इंडिया की बेसिक एजुकेशन की फ़िलासफ़ी है कि वो अपने इंडिविजुअल को चाहते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ कंटेन बने, और जो है ना वो फेस करे प्रॉब्लम्स को लाइफ की और सोसाइटी में रहे। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू क्रिएट इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस इन द इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, इंडिया में हायर एजुकेशन का, यही है कि इंटेलेक्चुअल उनको अवेयरनेस हो इकनॉमी की और जो है ना सोशल ग्रोथ है ऑफ द कंट्री की। इंडियाज़ हायर एजुकेशन सिस्टम इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट नेक्स्ट टू चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट। तो इंडिया का तीसरा बड़ा जो है ना एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम। पहले नंबर पे आता है चाइना का, फिर यूनाइटेड स्टेट और तीसरे नंबर पे इंडिया का। India's higher education sector has witnessed a tremendous increase in the number of universities, university level institution and college since independence। तो इंडिया ने जो है ना वो वाइड रेंज तक जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया जी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज वगैरह में। तो ये इंडिया ने वाक़या विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद को बहुत इम्प्रूव किया है। इंडिया की देखें, एक टाइम वो अब जो है ना इंग्लैंड को, उसने यूके को पीछे छोड़ दिया जीडीपी ग्रोथ में, इकोनॉमी में। तो एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, एक तो बिगेस्ट वर्ल्ड जो है ना वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, तो इसलिए जो है ना वो उसमें काफ़ी कुछ जो है डिवेल्प हो रहा है। इंडिया हैज़ बिन होम टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट। तो होम था इंडिया, यानी घर था हायर एजुकेशन का जब इंडिपेंडेंस हुई। इट हैज़ 20 यूनिवर्सिटीज़ एंड 500 कॉलेज। उस वक्त इसमें 20 यूनिवर्सिटीज़ थी और 500 कॉलेज थे। बट इट हैज़ बिकम द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, हैविंग 42,000 इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो अब ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो है ना हायर एजुकेशन सिस्टम है रिकॉर्ड में, क्योंकि इसमें जो है ना तकरीबन 42,000 इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन की। तो यही वो कह रहा है कि इंडिया जो है ना वो वैसे इंडिपेंडेंस के टाइम भी एजुकेशन का उसमें बड़ा सिस्टम था उसमें, लेकिन उस वक्त सिर्फ 20 यूनिवर्सिटी, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है तो उन्होंने साथ साथ इंक्रीज़ किया हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट थे उनको, इंस्टीट्यूट को। तो अब वो तकरीबन 42,000 थे। Indian higher education system is third largest system in the world. The university grant communication is main governing body to handle the matters of higher education। अब मेन चीज़ों में जो चीज़ जिस हायर एजुकेशन की जो केयर करती है, जो टेक केयर करती है, जो उसकी जो है लुक आफ्टर करती है, वो है ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो इसको सब मॉनिटर करता है कि कहाँ जो है ना हायर एजुकेशन की ज़रूरत है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है सेंटर और स्टेट के दरमियान। तो वो सारे इन इश्यूज़ को टैकल करता है, इन सारी प्रॉब्लम्स को। इश्यूज़ एंड चैलेंजेस इन इंडियाज़ हायर एजुकेशन सेक्टर। अब इंडिया को क्या चैलेंज है? इनरोलमेंट के द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो ऑफ इंडिया इन हायर एजुकेशन इज़ ओनली 25%, 25.2%, which is quite low as compared to developed and other major developing countries। तो एक तो इंडिया में ये लो है नंबर एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ के। बाकी दुनिया के जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें ये रेशो बहुत ज़्यादा है, इंडिया में सिर्फ ये 25.2% है। इसके रीज़न यही है कि एक तो पॉवर्टी ज़्यादा है, एवरीवन जो है ना वो इंडिया में नहीं अफोर्ड कर सकता एजुकेशन, हायर एजुकेशन। देन दूसरा ये कि एक्सेस बहुत बड़ा जो है ना वो लार्ज कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता जो है ना वो नहीं हो सकती उसकी रसाई हायर एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह तक वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा। दूसरी चीज़ है इक्विटी, कि देयर इज़ नो इक्विटी इन GER, यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। GER फॉर मेल्स 26%, फीमेल्स 25%, SC एंड ST 15.9%। तो वो कह रहा है कि इक्विटी नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, क्योंकि जो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है मेल्स की वो 26% है, फीमेल की 25% है, फिर जो SC हैं उनके लिए 21% है और जो ST हैं उनके लिए 15% है। तो ये इस वजह से वो कह रहा है कि एक तो इक्विटी नहीं है, इस वजह से भी जो है ना वो कम है तादाद। तीसरी चीज़ है जी क्वालिटी, कि हायर एजुकेशन इन इंडिया इज़ प्लेज्ड विद रॉट लर्निंग, लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट ड्यू टू द लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन।
तीसरी चीज़ है एजुकेशन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्वालिटी ख़राब है, रॉट लर्निंग है। तो लैक ऑफ जो है ना वो एम्प्लॉयबिलिटी है, एम्प्लॉय जो है ना वो जॉब वगैरह मिलना बहुत मुश्किल है एजुकेशन, हायर एजुकेशन पे भी। तो इसलिए जो है ना वो भी इस वजह से भी कुछ लोग जो है वो प्रेफर नहीं करते जाना। आउटडेटेड करिकुलम है कि आउटडेटेड और इरेलीवेंट है, बहुत ओल्ड है, दैट इज़ डोमिनेटेड थियोरेटिकली इन नेचर एंड हैज़ अ लो स्कोप फॉर क्रिएटिविटी, जिसका क्रिएटिविटी के साथ कोई स्कोप नहीं है। इस वजह से भी जो है ना वो इंडिया की जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो पीछे रह गया है। इस वजह से बेशक वो थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन इन चीज़ों की वजह से जो है ना कुछ उसमें जो मसले हैं, जो करिकुलम जो है इशू है, तो वो कहता है आउटडेटेड है और इरेलीवेंट है, जिसका कोई क्रिएटिविटी के साथ रिलेशन ही नहीं है। और वाइड गैप है बिटवीन इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट and university's curriculum, that is the main reason for the low employability of graduates in India। तो ये मेन रीज़न यही है कि जो करिकुलम है वो आउटडेटेड है, इररेलेवेंट है, जिसका कोई क्रिएटिविटी के साथ रिलेशन ही नहीं है। तो ये भी है कि एक रीज़न है कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जो जॉब्स की डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही, फुलफ़िल नहीं हो रही, जिसकी वजह से जॉब्स जो हैं वो मिलना मुश्किल है इंडिया में ग्रेजुएट्स को। नेक्स्ट है रिसर्च कि पूर फाइंड एलोकेशन इन रिसर्च, रिसर्च में कोई एलोकेशन नहीं है, लो लेवल्स ऑफ पीएचडी इनरोलमेंट्स हैं, फ्यूर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, लो लेवल्स ऑफ इंडस्ट्री इंगेजमेंट, लो क्वालिटी ऑफ रिसर्च वर्क एंड सम ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द रिसर्च इकोसिस्टम इन इंडिया। तो ये रिसर्च बहुत वीक है, रिसर्च की कोई ख़ास जो है ना वो प्रॉपर स्पेशल एलोकेशन नहीं है। ये भी एक रीज़न है कि इंडिया में जो है ना एजुकेशन की कि एक एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। दूसरा पीएचडी या एमफिल जो रिसर्च डिग्रीज होती हैं उनमें इनरोलमेंट लो होते हैं, लेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रिसर्च जो बेस है, जो लैब्स वगैरह इतनी डेवलप नहीं है, रिसर्च पे इतना जो है ना वो वर्क नहीं हो रहा। तो इस वजह से भी जो है ना वो रिसेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, कुछ जो इनिशिएटिव इंडिया गवर्नमेंट ने टेक किए हैं, एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च। तो इंडिया ने जो है ना वो ये एक एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम जो है ना, जिसको इक्विप कहते हैं, हैज़ बीन, वो लॉन्च किया रिसेंटली। ये 5 ईयर उनका प्लान था, ताकि एजुकेशन की जो अवेलेबिलिटी है, जो असेसिबिलिटी है हायर एजुकेशन की, उसको इंक्रीज़ किया जाए नेक्स्ट 5 साल ईयर तक। ये 2019 और 2024 तक जो है ना वो दिया गया है कि इस 5 ईयर जो प्लान था, इसमें उन्होंने कहा जी कि इम्प्रूव किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोगों को एक्सेस हो हायर एजुकेशन तक। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई है डबल द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो, कि जीईआर को डबल कर दिया जाए इन हायर एजुकेशन एंड रिजॉल्व द जियोग्राफिकली एंड सोशली सिक्योर्ड एक्सेस टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो ताकि जो है ना वो जीईआर जो ग्रॉस था इनरोलमेंट रेशो, उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन की तरफ जो है वो इंटरेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना उसकी तरफ माइल हों और वो वहाँ जाएँ। पोजीशन एट लीस्ट 50 इंडियन इंस्टीट्यूशन अमॉन्ग द टॉप 1000 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़। तो इंडिया के जो 15 इंडियन इंस्टीट्यूशन हैं उन वो दुनिया के तकरीबन जो फर्स्ट 1000 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आता है। आप क्योंकि जो है ना वो काफ़ी डेवलप हो गई हैं। और ऑल इंडिया अगर सर्वे किया जाए ऑन हायर एजुकेशन, तो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है सर्वे का आर टू आइडेंटिफाई एंड कैप्चर ऑल द इंस्टीट्यूशन of higher learning in the country and collect the data from the higher education institute on various aspects of higher education। तो इंडिया में सर्वे किया गया, तो एम ऑब्जेक्ट यही था कि देखा जाए कि इंडिया में टोटल हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट कितने और उनमें किस तरह का जो है ना उनके रिलेटेड डेटा इकट्ठा करना है। तो ये था इंडिया का जो डेवलपिंग कंट्री के बारे में बता रहे थे हम। पहले उसमें पढ़ा कि कितना जो है वो डेवलप हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, उसमें कितने इंस्टीट्यूट ज़्यादा वगैरह आए हैं। फिर हमने देखा उनकी जो है ना उसमें फैक्टर कौन से इफ़ेक्ट करते हैं, फिर इनरोलमेंट कितना है, क्यों जो है ना वो पीछे है, लैग कर रहा है कुछ चीज़ों में वो, और कौन सी चीज़ें जो है ना उसने अब इनिशिएटिव लिए हैं ताकि उसको इम्प्रूव कर सके। अब दूसरे नंबर पे आता है हायर एजुकेशन इन इजिप्ट यानी मिस्र। तो वाइल हायर एजुकेशन इज़ फ्री फॉर ऑल इजिप्शियन, तो बेशक तमाम जो मिस्र के लोग हैं उनके लिए फ्री है। फॉरेन स्टूडेंट पे मॉडेस्ट ट्यूशन फ़ीस, फॉरेन स्टूडेंट है जो बाहर से जाते हैं वो भी मॉडेस्ट फीस ट्यूशन फ़ीस पे करते हैं। होटल्स आर प्रोवाइडेड फॉर इजिप्शियन स्टूडेंट फ्रॉम डिस्टेंट रूरल रीजन्स हु नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस। सेपरेट हॉस्टल्स आर
अच्छा, हॉस्टल सेपरेट हॉस्टल्स आर अवेलेबल फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, मील्स, मेडिकल केयर एंड सोशल सर्विसेज आर आल्सो प्रोवाइडेड। तो पहली बात वो कहता है कि जो मिस्र का जो इजिप्ट का एजुकेशन सिस्टम है उसमें हाई एजुकेशन है ही फ्री। तमाम जो इजिप्शियन लोग हैं उनके लिए, बाहर से जो फॉरेन स्टूडेंट जाते हैं उनके लिए भी वो मॉडेस्ट फ़ीस लेते हैं। फिर हॉस्टल वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं जो लोग रूरल एरिया से आते हैं और जो हैं फार एरिया से आते हैं या फिर डिस्टेंट एरिया से आते हैं, तो उनको वो हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। और फीमेल और मेल के लिए अलग हॉस्टल हुए हैं जिन वो केयर करते हैं, उनकी स्पेशल उनको मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह, मील्स वगैरह देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है इस एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम मिस्र की, कि वो इतना जो है ना वो अपने स्टूडेंट्स का और इतना उनको जो है वो परवाह कर रहे हैं अपना स्टूडेंट्स की, और उनको प्रोवाइड कर रहे हैं इतनी फैसिलिटीज़। अब 50 मिलियन इजिप्शियन जो है वो हैव पाउंड्स हैव बीन एलोकेटेड टू अपग्रेड यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्रीज एंड रेलिवेंट इक्विपमेंट। अब जो 50 मिलियन इजिप्शियन पाउंड है वो एलोकेट किए गए हैं जी, ताकि जो है ना वो यूनिवर्सिटी में सिर्फ जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह को और रेलिवेंट जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो होती हैं, जो इक्विपमेंट चाहिए होती हैं, जो आलात चाहिए होते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, उनको लाया जाए, उनको इम्प्रूव किया जाए। 10 billion pounds have been allocated for upgrading computer laboratories and computer instruction। तो 50 मिलियन लैब वगैरह को और 10 मिलियन सिर्फ कंप्यूटर वगैरह को अपग्रेड करने में, कंप्यूटर लैब्स वगैरह को डेवलप करने में है। और एन एडिशनली 50 मिलियन पाउंड आर इमार्क फॉर अपग्रेडिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। और 50 मिलियन पाउंड जो है ना वो रिमार्क किए गए अपग्रेडिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बुक्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हायर एजुकेशन तक एक्सेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो इनका नॉलेज गेन करें, स्किल्स गेन करें। तो ये बेसिक उनका मकसद था, जिन्होंने इतनी जो है ना एजुकेशन के लिए इतना बजट लगाया। 5 मिलियन जो है ना वो सिर्फ 50 मिलियन सिर्फ लगाया लैब पे, फिर 10 मिलियन कंप्यूटर्स पे और 50 मिलियन पाउंड जो है ना बुक्स के लिए। तो ये क्वालिटी थी उनकी जो है। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन इन कायरो प्रोवाइड ट्रेनिंग in administration for various level of in service personnel from all ministries and organizations। तो वो कहता है कि नेशनल जो इंस्टीट्यूट था हायर एजुकेशन के लिए कायरो में, जो उसका कैपिटल है, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा एडमिनिस्ट्रेशन का वेरियस लेवल पे इन सर्विस पर्सनल फ्रॉम ऑल मिनिस्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब स्कूल ऑफ जो आर्ट होता है उसमें इंक्लूड है, अब कुछ जो है ना उनमें जो है इंस्टीट्यूट वगैरह हैं आर्ट एंड म्यूज़िक के लिए इंक्लूड किए गए अकेडमी ऑफ आर्ट गिज़ा में, हायर इंस्टीट्यूट ऑफ बैलेट कायरो में विद ब्रांचेस इन अलेक्जेंड्रिया एंड इस्माइलिया, हायर इंस्टीट्यूट ऑफ सिनेमा, हायर इंस्टीट्यूट ऑफ थिएटर आर्ट्स, हायर इंस्टीट्यूट ऑफ अरब म्यूज़िक, हायर इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक, हायर इंस्टीट्यूट ऑफ फोक लोर, हायर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म, हाई एंड द हायर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड आर्ट्स। द फ्रेंच यूनिवर्सिटी इन इजिप्ट ऑफर्स ए वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज एंड होस्ट स्टडी अब्रोड स्टूडेंट्स। तो कितना जो है ना इसमें डेवलपमेंट हुई है, यानी ऐसे क्रिएटिविटी, म्यूज़िक, आर्टिस्ट, यानी हर लिहाज से मूवी मेकर्स, उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग जो है इंस्टीट्यूट लगाए हैं हायर एजुकेशन में, ताकि एजुकेशन को मज़ीद हो। और इनमें ये ऐसे स्किल्स हैं जिनमें कोई आपको जो है ना वो जॉब भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, आप प्राइवेटली आपकी ठीक ठाक इनकम होती है। तो यानी बेसिक उनका पर्पज़ ऐसा है। तो ऐसी एजुकेशन है, इतनी अच्छी उन्होंने इतनी की है डेवलप। अब पोस्ट सेकेंडरी कॉलेज इंस्टीट्यूट वर क्रिएटेड टू ऑफर एन नॉन ट्रेडिशनल डिसिप्लिन एंड टू रिस्पॉन्ड रैपिडली टू सोसाइटल नीड्स। अब वो कहते हैं कि जो प्री सेकेंडरी है, पोस्ट सेकेंडरी कॉलेज हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, वो इसलिए क्रिएट किए गए ताकि नॉन जो ट्रेडिशन है वो डिसिप्लिन कायम कर सकें, ऑफ़र करें और जो है ना रिस्पॉन्ड करें रैपिडली टू सोसाइटल नीड्स, जो सोसाइटी की नीड है उसके लिहाज से वो रिस्पॉन्ड करें। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं 1990s में, ताकि प्रोड्यूस कर सकें इंजीनियर हु कंबाइन बोथ थियोरेटिकल एंड अप्लाइड एक्सपर्टीज़। तो ताकि इंजीनियर को प्रोड्यूस करें डिफरेंट जो थियोरेटिकली और अप्लाइड एक्सपर्टीज़ जिनके पास हों। फिर उन्होंने क्या किया, 1955 टू 1966 जो है ना 1996 में 5 इंस्टीट्यूट उन्हें इनरोल किए, जिसमें स्टूडेंट थे 3854। इनके लिए स्पेशलाइज जो इंस्टीट्यूट जो था एजुकेशन इंस्टीट्यूट था, जो ऑफ़र कर रहा था ट्रेनिंग इन म्यूज़िक एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, किंडरगार्टन एजुकेशन, होम इकोनॉमिक्स एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन, मीडिया, फिज़िकल एजुकेशन,
वन रूम स्कूल टीचिंग और स्पेशल एजुकेशन एंड इंग्लिश। तो 1995 और 1996 में उन्होंने स्पेशल जो है 5 इंस्टीट्यूट किए और स्टूडेंट्स को इनरोल किया ताकि उनको म्यूज़िक, उनको टीचर, उनको किंडरगार्टन, उनको एजुकेशन टेक्नोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, ये सब जो है ना वो ऑफ़र करे। दैन जो है जी 1995 और 1996 में उन्होंने स्टूडेंट्स तकरीबन 14,019 जो है इनरोल किए, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट उन्हें ऑफ़र कर रहे थे ट्रेनिंग इन ए डिफरेंट एरिया, जैसे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह में, वर्क वगैरह में और टूरिज़्म वगैरह में। तो ये जो 1995 और 1996 को में इन्होंने जो है ना बड़े मंसूबे, बड़े प्रोजेक्ट लगाए हैं इस हायर एजुकेशन के रिलेटेड। नेक्स्ट है जी, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज लाइब्रेरीज आर सेड टू बी वेरी पुअर एंड इन मैनी केसेस आउटडेटेड। अब कुछ चीज़ें जो अब उनमें हैं, फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से वो थोड़े पीछे हैं दुनिया में, डेवलपिंग कंट्रीज़। एक तो लाइब्रेरीज़ वगैरह थोड़ी पुअर है, और जो है ना मैनी केसेस आउटडेटेड है। उनमें बुक्स वगैरह जो है ना, बेशक उन्होंने बजट वगैरह एलोकेट किया है, लेकिन जो बुक्स वगैरह हैं वो भी आउटडेटेड हैं, अभी पुरानी है, पहले दौर की हैं। दे सफ़र फ्राम लैक ऑफ फंड्स, फ्राम poorly trained, poorly paid, under interested librarians with limited English facility and in some cases from deteriorating facilities। तो मेन रीज़न यही है कि पूरली ट्रेंड लोग हैं जो लाइब्रेरियंस हैं, वो प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे, वो प्रॉपर डिमांड नहीं ला रहे, वो क्या रिकमेंड नहीं कर रहे कि कौन सी बुक्स चाहिए और उसमें कौन कौन सी ज़रूरत है। तो ये फैसिलिटीज़ को भी कुछ को ख़राब कर रहे हैं। मेन गैप जो है वो होल्डिंग इन पीरियडिकली रेफरेंस बुक्स, बिब्लियोग्राफीज, एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडेक्सेस। तो मेन गैप यही है कि वो जो टाइम टू टाइम अपडेट होती हैं चीज़ें, वो रेफरेंस बुक वगैरह वो नहीं है वो। फिर ये रीजनेबल क्वांटिटीज़ ऑफ जो है अरब बुक्स एंड जर्नल्स आर अवेलेबल एज ऑडियो कैसेट्स एंड क्वांटिटी ऑफ माइक्रो फिल्म जर्नल फ्राम 1960 एंड 1970 नोटेड बाय यूएसएड। तो मोस्टली वही चीज़ें जैसे पाकिस्तान में यूएसएड ने जो चीज़ें प्रोवाइड कर दी थी स्टार्टिंग में वही हैं, उसके बाद उनमें कोई फ़ातर और ज़्यादातर अरबिक जर्नल वगैरह हैं, यानी इंग्लिश का इतना रुझान नहीं है। तो हायर एजुकेशन इन मलेशिया अब कैसी है? इजिप्ट की हमने पढ़ी, इंडिया की पढ़ी, अब हम मलेशिया की तरफ जाते हैं। इंडिया में यही था कि वो GER का मसला था, फिर इंडिया में जो थी वो रिसाइज नहीं थी ज़्यादा स्टूडेंट्स की, जबकि इजिप्ट में क्या है कि वो ज़्यादा अरबिक है, इंग्लिश का इतना रुझान नहीं है, इस वजह से वो थोड़े पीछे हैं। मलेशिया में क्या जी, हायर एजुकेशन सेक्टर इज़ इन अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन। तो वहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन है यानी MOH मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर है हायर एजुकेशन। और इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी ऑफ दिस मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री को जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 27 मार्च 2004 को हुई थी, और इसका रिज़ल्ट यही था कि रिकन्स्ट्रक्टिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एक इम्पॉर्टेंट जो था ना ये पार्ट था हिस्ट्री इन मलेशिया में, पर्टिकुलरली इन द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द हायर एजुकेशन सेक्टर। तो जब इनने ये बनाई थी मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनकी जो है ना वो पार्ट था एक्सपेंशन में, क्योंकि ये हायर एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था उस कंट्री में। एस्टेब्लिशमेंट जो थी मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, ये लाइन थी विद विजन ऑफ द गवर्नमेंट इन कि मेक करेंगे मलेशिया ए सेंटर ऑफ एजुकेशन एक्सीलेंस एंड इंटरनेशनलाइजिंग मलेशियन एजुकेशन के। वो मलेशियन एजुकेशन को एक तो इंटरनेशनलाइज करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे, इसीलिए उन्हें हायर एजुकेशन का दिया था। अब इनका विजन जो था वो ये था कि मेक मलेशिया सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन एक्सेलेंस बाय द ईयर 2020 के 2020 तक वो जो है ना मलेशिया को दुनिया का इंटरनेशनल जो है वो सेंटर बना देंगे हायर एजुकेशन का। फिर इन्होंने किया जी, इनका जो मिशन था कि बिल्ड करेंगे और क्रिएट करेंगे एजुकेशन एनवायरनमेंट दैट इज़ conducive for the development of academic and institution excellence and to generate individuals who are competent, innovative and of a noble character to serve the needs of the nation and the world। तो जो था ये मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन मिशन, इसका मिशन यही था कि एकेडमिक डेवलपमेंट की जाए ऑफ एकेडमिक और इंस्टीट्यूशनल एक्सेलेंस, ताकि इंडिविजुअल जनरेट कर पाएँ जो इंडिविजुअल कॉम्पिटेंट हैं, इनोवेटिव हैं एंड नोबल कैरेक्टर है, ताकि वो जो नेशन की नीड है और वर्ल्ड की उनको फुलफ़िल कर सकें। तो ये इसका बेसिक मिशन था। फंक्शन ये कैसे करती है कि फंक्शन इसमें थे कि ये पॉलिसीज़ वगैरह डिटरमिन करती है और डायरेक्शन प्रोवाइड करती है हायर एजुकेशन सेक्टर्स को, ताकि वो एक्सीलेंट जो आउटस्टैंडिंग नेशन है, जो रिच हो नॉलेज में, कल्चर में, सिविलाइजेशन में, वो बिल्ड कर सकें। तो नेशन को यानी बिल्ड करने में, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करें।
फिर ये कैटालिस्ट हैं ताकि डेवलप किया जाए सेक्टर्स को दैट इनेबल द नेशन टू कम्पीट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अभी जो ग्लोबलाइजेशन का एरा है इसमें वो कम्पीट कर सकें, फिर वो डील कर पाएँ चैलेंज जो प्रेजेंट गोल ग्लोबली जो चैलेंज हैं इकोनॉमिक सेंस में जो भी सोशल सेंस में गवर्नमेंट एस्पायरेशन। तो इस तरह के जो है ना तमाम वो जो भी आजकल गवर्नमेंट जो ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो वर्ल्ड वाइड जो इश्यूज़ चाह रहे हैं उनको वो फेस कर पाएँ, उनको डील कर पाएँ। तो ये इनका विजन था। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है कि 4 डिपार्टमेंट थे इसके, जो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन थी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन था, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलीटेक्निक एजुकेशन था, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी कॉलेज एजुकेशन था, मैनेजमेंट सेक्टर थी और डेवलपमेंट सेक्टर था। तो ये 4 वो कह रहा है और 5 इसने लिख दिए हैं। चलें कि डेवलपमेंट हो गया हायर एजुकेशन की सबसे पहले, फिर डेवलपमेंट होगी पॉलीटेक्निक एजुकेशन, फिर कम्युनिटी कॉलेज एजुकेशन और मैनेजमेंट सेक्टर और डेवलपमेंट सेक्टर, यानी टॉप जो लेवल की सारी चीज़ें थी वो इसमें थी, वो इनके स्टैंड था, इनमें शामिल था। हायर एजुकेशन फंडिंग आप कहाँ से क्या कर रहे थे, कहाँ से आ रही थी? तो एजुकेशन जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं मलेशिया में वो फ्री है एट गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं। स्टूडेंट जो है ना वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो स्टडी करते हैं उनको नीड होती है कि वो टेंशन फीस पे करें ट्यूशन फ़ीस। ये फ़ीस जो है ना हाईली सब्सिडाइज होती है बाय द गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे फुल फीस। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स को फुल फीस पे करनी पड़ती है, लेकिन गवर्नमेंट के जो होते हैं उनमें काफ़ी सब्सिडी भी दी जाती है, काफ़ी रियायत स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। अब मैनी टाइप ऑफ जो फाइनेंशियल एड हैं वो अवेलेबल थे जो मलेशियन स्टूडेंट थे उनके लिए, ताकि वो हायर एजुकेशन को परस्यू कर सकें कंट्री में। इसमें आप स्कॉलरशिप वगैरह वो प्रोवाइड करते थे, लोन वगैरह पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में देते थे, यानी बैंक वगैरह से लोन भी आप ले सकते थे, आप जो है ना वो एजुकेशन के लिए लोन भी ले सकते थे हायर एजुकेशन के लिए। तो मलेशिया में ये कुछ अच्छी चीज़ें थी। फ्री वेवर जो स्कीम्स है जो ऑफर्ड मैनी प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड मैनी स्टूडेंट लोन स्कीम्स आर ऑफर्ड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सी एनजीओज़ या ऑर्गेनाइजेशन वगैरह थी जो लोन वगैरह प्रोवाइड करती थी, जो बच्चों को इनकरेज करती थी, जो लायक बच्चे थे उनको स्कॉलरशिप वगैरह जो है या फिर प्राइवेट और गवर्नमेंट इदारे मिलके उनकी जो है वो एजुकेशन को बनाते थे, इजी बनाते थे, उनको हेल्प करते थे। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी फॉर हायर एजुकेशन यानी MQA, नेशनल वो कहता है कि मलेशियन जो क्वालिफिकेशन एजेंसी है उसने यही क्वालिटी चेक करनी थी। वो एश्योर करता है कि 1 नवंबर 27 को पास हुई है, ये इस्टेब्लिश हुई है। इसका बेसिक जो फंक्शन है वो यही था कि क्वालिटी इंश्योर करनी है ऑल प्रोग्राम्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफर्ड बाय हायर एजुकेशन प्रोवाइडर, कि हायर एजुकेशन के जो भी प्रोग्राम है वो उनमें क्वालिटी चेक करनी है कि वो क्वालिटी उनकी कैसी है। तो इसके लिए जो है ना एक कमीशन उन्होंने बनाया MQA, मलेशियन क्वालिटी अश्योरेंस। तो ये इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो है ना वो फॉलोइंग 3 क्वालिटी जो अश्योरेंस एजेंसी है उनको रिप्लेस किया जाए। इनमें अब लेबेगा, एक्रीडिस्टी, नेगरा था। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए जो बना था क्वालिटी इंश्योरेंस जो डिवीजन थी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, फिर क्वालिटी इंश्योरेंस डिवीजन थी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन फॉर पॉलीटेक्निक एंड कम्युनिटी कॉलेज। तो ये सब चीज़ों को रिप्लेस किया इसने। अब इसका जो फंक्शन था कि मलेशियन क्वालिटी हैव कंसिस्ट ऑफ 8 लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन इन 4 सेक्टर ऑफ एजुकेशन। 8 लेवल थे, अब 4 सेक्टर एजुकेशन थे कि स्किल सेक्टर के स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग यानी जो रोज़गार वगैरह के लिए जो पेशे के लिए ज़रूरी है वो ट्रेनिंग की जाए। फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग सेक्टर्स के ऐसे लर्निंग सेक्टर्स हों जो लाइफ लॉन्ग यानी जो ऐसी एजुकेट करें जो स्किल लोगों को लाइफ लॉन्ग वर्क काम दें हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी सेक्टर को। फिर यूनिवर्सिटी में जो हायर एजुकेशन सेक्टर हैं वो डेवलप किए गए। नेक्स्ट है 8 लेवल ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। लेवल 1 to 3 अब क्या होता है कि इसमें जो है ना स्किल्स दी जाती हैं कि awarded by the skills factors vocational and technical certificate awarded by the vocational and technical sector and certificate awarded by the higher education sector। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कोई स्किल वोकेशन वगैरह लेवल 1 to 3 में प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि टोटल 8 लेवल है। तो फर्स्ट लेवल पे स्किल्स वगैरह वोकेशन वगैरह ये चीज़ें जो है ना वो सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेवल 4 और 5 पे अब वो कह रहा है कि डिप्लोमास वगैरह दिए जा रहे हैं। पहले स्किल्स सिखाई जा रही हैं, फिर 4 और 5 पे 3 तक स्किल्स सिखाई जा रही हैं और वोकेशन ट्रेनिंग वगैरह और फिर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। और 4 और 5 पे वो डिप्लोमास वगैरह डिग्रीज़ वगैरह जो है ना वो अवार्डेड किया जा रहा है टेक्निकल और वोकेशनल सेक्टर में। 6 to 8 में वो कह रहा है कि फर्स्ट टर्शरी क्वालिफिकेशन जिसमें बैचलर डिग्री, ऑनर लेवल 7 पे मास्टर डिग्री एंड लेवल 8 पे PhD डिग्री, यानी आखिर में सबसे वो PhD देता है। ठीक है, तो ये सारी वो चीज़ें बता रहे हैं कि ये लेवल 8 है इनमें।
कंक्लूजन का यही है कि ये हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड है, की इनेबलिंग कर रही है गवर्नमेंट को, ताकि वो अपनी जो एस्पायरेशन है उनको अचीव कर सकें। रिजिलियंट नेशन है, इनकरेज कर सकें द क्रिएशन ऑफ ए जस्ट सोसाइटी, मेंटेन कर पाएंगे अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, कि इनके एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो अच्छा हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो ये इनको हेल्प करेगा ताकि ये इकोनॉमिकली ग्रो कर पाएँ, जो पॉलिटिकली जो है वो स्टेबल हो पाएँ, तो एक बेहतरीन जो है वो डेवलप कंट्री वे सून जो है ना ये डेवलप हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने डिफरेंट एफर्ट किए हैं इंटरप्रेन्योर्स वगैरह ताकि कॉन्स्टेंटली इनक्रेज करें, स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड किए हैं, करिकुला को डेवलप किया है ताकि जो है ना वो मलेशियन को जो है वो इसकी एजुकेशन को डेमोक्रेटिकली, पॉलिटिकली और जो है ना वो फिर इकोनॉमिकली ग्रो कर सकें। तो ये कुछ बेसिक इनकी बेनिफिट थे। अब थाईलैंड में जो है ना वो हायर एजुकेशन किस तरह की है, तो हायर एजुकेशन तो थाईलैंड में वो प्रीडोमिनेटली प्रोवाइड कर रहा है यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज हायर एजुकेशन। मेजर यूनिवर्सिटी जो हैं वो चुलालांगोकरन यूनिवर्सिटी, थमास्टट यूनिवर्सिटी, माइडोल यूनिवर्सिटी, रेमाकन यूनिवर्सिटी एंड चियांग माई यूनिवर्सिटी। अब ये कुछ यूनिवर्सिटी के नाम थे। अब देर आर आल्सो मैनी नॉन फॉर्मल एजुकेशन सर्विस भी हैं, सर्विसेज भी हैं अडल्ट इन थाईलैंड। इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग नॉर्मल scheduled classes, these services aim to provide education through community learning centers, टीवीज़ प्रोग्राम्स एंड अदर चैनल्स। तो इनमें वो कहता है कि बेशक यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो है ना वो और भी नॉन फार्मल वेज भी हैं, जिस तरह टीवी प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनके ज़रिए जो है ना वो आप हायर एजुकेशन के लेक्चर वगैरह ले सकते हैं। तो वो कहता है 7-8 इंस्टीट्यूट हैं जो ऑफरिंग करते हैं सम टाइप ऑफ हायर एजुकेशन। तो 7-8 जो इंस्टीट्यूट हैं वो कुछ तरह की जो है ना एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हायर एजुकेशन। रिसेंट ईयर में वो कहता है कि डिमांड जैसे इंक्रीज़ हो गई है हायर एजुकेशन की, तो थाईलैंड में भी इस प्राइवेट सेक्टर को ऑफ़र की गई है, मोर अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं स्टूडेंट्स को ताकि वो सेकेंडरी स्कूल को फिनिश कर सकें, इंस्टीट्यूशन जो है ना वो अटेंड कर पाएँ, मोर एक्सपेंसिव देन पब्लिक वन। तो 40 जो 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थी उनने इनरोल किए जी 1,99,464 स्टूडेंट्स को 1999 में, ताकि स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो सिलेक्टिव पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ताकि उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। फिर 55% जो इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थी वो लोकेटेड थी आउटसाइड ऑफ बैंकॉक, दस हेल्प टू सर्व हायर एजुकेशन नीड्स इन द रीजन, ताकि जो नीड्स हैं रीजन में हायर एजुकेशन की उनको पूरा किया जाए। इनरोलमेंट कंडीशंस क्या हैं फॉरेन स्टूडेंट्स की थाईलैंड में, कि स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी ऑफ देयर चॉइस, अगर यूजली नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन स्टूडेंट इनरोलिंग इन ए थाई यूनिवर्सिटी एज लॉन्ग एज देर आर प्लेसेस अवेलेबल। तो अगर वहाँ पे सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं, प्लेसेस हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होती। अब इसमें अप्लाई करने के लिए कौन कौन से जो है ना वो डिप्लोमा चाहिए, कि आपके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। फिर एकेडमिक रिकॉर्ड जो होना वो स्कूल से, और नॉन इमिग्रेंट ईडी वीज़ा होना चाहिए। तो ये 2 4 5 चीज़ें थी वो होनी चाहिए। एकेडमिक ईयर कैसे होते हैं थाईलैंड में, थाईलैंड में जो एकेडमिक ईयर हैं वो लास्ट करते हैं फ्रॉम जून टू मार्च, कि जून में स्टार्ट होते हैं मार्च में, और डिवाइडेड होते हैं 2 सेमेस्टर में, कि इट हैज़ अ 2 or 3 वीक्स ब्रेक बिटवीन द 2 सेमेस्टर इन सितंबर। तो सितंबर में 2 से 3 वीक का जो है ना वो सेमेस्टर के बाद होता है ब्रेक, और नॉर्मली ये जून में स्टार्ट होते हैं और मार्च में एंड हो जाते हैं। लॉन्ग समर ब्रेक होता है ड्यूरिंग हॉटर पीरियड ऑफ द ईयर, क्योंकि ट्रेडिशन जो थाई हैं वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं संगक्रम में, संगाक्रन यानी उसको कहते हैं। फिर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जो है ना वो जो थाईलैंड में उसमें बैचलर है, बैचलर डिग्री है जो 4 ईयर फुल टाइम अटेंडेंस के बाद मिलती है, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी अब यही है। इसमें अब डिफरेंट उसने नाम बता दिए, कुछ 5 ईयर प्लान भी हैं, जैसे वाक़या में MBBS है, इधर भी 5 है, वेटनरी वगैरह है, और ये भी जो है ना वो हमारे कंट्री में भी 5 ईयर के हैं। मास्टर डिग्रीज जो रिक्वायर करती हैं वो मोस्टली 2 ईयर्स के हैं, जैसे हमारे यहाँ MSc थी, MA थी, वो अब ख़त्म हो गई है तकरीबन। फिर वो इनमें एडमिशन एग्ज़ाम तमाम जो प्रोग्राम है उनको 2.5 ईयर में उसने डॉक्टरल सिस्टम प्रोग्राम यानी PhD वगैरह को कर दिया। डॉक्टरल थीसिस जो रिगार्डेड है वो हाई एकेडमिक अचीवमेंट है, स्टूडेंट्स को एक्सपेक्ट किया जाता है ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें इंस्टीट्यूट रिपोर्ट एंड गिव कर सकें एकेडमिक सेमिनार ड्यूरिंग द डॉक्टरल कोर्स। फ़ीस क्या है जी फॉर फॉरेन स्टूडेंट इन थाईलैंड, तो ट्यूशन फ़ीस जो थाई यूनिवर्सिटी है वो बिटवीन 15,000 टू 15,000 to 3 लाख जो है ना वो
बैट पर सेमेस्टर डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। डिफरेंट यूनिवर्सिटी पे डिफरेंट फीस डिपेंड करती है जो बात है। अब हायर एजुकेशन चाइना में कैसी है, तो चाइना ने कह रहा है कि 2019 में यानी 17th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट की थी, तो अभी यानी होगी फिर 74 उनकी 75। तो ये फंडिंग उनको जो है ना वो फंडिंग है 1948 को ये फाउंड हुए थे। तो अब इनके बारे में है कि नाम है इनका जी पब्लिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। डिस्पाइट जो है ना ट्विस्ट चाइना ने जो है ना इस्टेब्लिश किया खुद को वन ऑफ द लार्जेस्ट हाई एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं वो अकोमोडेट करते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड, यानी 30 मिलियन स्टूडेंट्स ऑन कैंपसेस में, यानी वो यूनिवर्सिटीज़ में। चाइना में जो ग्रॉस इनरोलमेंट है यानी 48% है, यानी इंडिया से अगर बढ़ी है तो पाकिस्तान में इंडिया से भी ज़्यादा एजुकेशन है। तो वो फिर जो है ना उस लिहाज से अगर काउंट किया जाए तो देखा जाए तो एवरेज जो पॉपुलेशन है यानी 48% जो है ना वो उसकी रिसाई है एक्सेस है हायर एजुकेशन के तक। फिर ये इंडिकेट कर रहा है कि हायर एजुकेशन सिस्टम जो है ना सून आफ्टर वो नियर यूनिवर्सल एक्सेस हो जाएगा टू हायर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स जो सोशलिस्ट मार्टिन ट्रो उन्होंने ये डेफिनेशन दी है कि इट प्रोड्यूस ट्रेन मोर देन 60,000। वो कह रहा है कि ये प्रोड्यूस कर रहा है 60,000 जो डॉक्टर ग्रेजुएट्स हैं 2018 में, और दिस नंबर इज़ इवन लार्जर दैन दैट फॉर यूएस यूनिवर्सिटी से भी ये ज़्यादा है। कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक हैं जी एजुकेशन सिस्टम जो चाइना में कि ये इंक्लूड कर रहे हैं स्पिरिट ऑफ सर्विंग द पीपल एंड सर्विंग अदर्स बिफोर सेल्फ, कि लोगों के लिए जो है ना वो ज़्यादा सर्व कर रहे हैं, इसलिए जो है ना ज़्यादा तरक्की हो रही है। गेन टू फिल्म द फैक्ट्रीज़ वगैरह लगाई जा रही हैं। फिर टीचिंग बाय एक्सपीरियंस फार्मर और वर्कर्स सिखा रहे हैं। डीप इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी इन द एजुकेशन प्रोसेस में, एजुकेशन जो है ना वो सर्व कर रहा है टू द पॉलिटिकल गोल्स ऑफ द पार्टी। एजुकेशन ट्रेनिंग जो है ना अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लोजन हो रही है। फिर कलेक्टिव इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक एजुकेशन, कलेक्टिवली एजुकेट किया जा रहा है सबको। इनकलकुलेटिंग ए सेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर अमॉन्ग द टीचर्स में जो है ना इनकलेट किया जा रहा है सेंस ऑफ डिग्निटी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं फेथ विस्डम वगैरह को। कुछ 5 फैक्ट्स हैं जी इंटरेस्टिंग है जो हायर एजुकेशन चाइना के बारे में। एक तो है चाइना एजुकेशन सिस्टम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसमें सबसे ज़्यादा रेगुलर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। एक तो पॉपुलेशन भी दुनिया की सबसे बड़ी है, इसमें जो है ना वर्ल्ड वाइड वो कहते हैं कि 2529 रेगुलर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं और 1327 कॉलेजेस हैं और 1187 जो है ना शॉर्ट टर्म वोकेशनल स्कूल्स हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा यानी अगर तादाद देखी जाए तो आबादी के लिहाज से इसमें उन्होंने भी तादाद को भी इंक्रीज़ किया है। चाइना इज़ ए प्रॉपर पॉपुलर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन, अब्रॉड बहुत ज़्यादा जो है ना ये वीज़े वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल जो इस तरह के कंट्रीज़ हैं इसके साथ जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनको ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे ये स्टूडेंट्स वगैरह वीज़ा लेके एजुकेशन लेने आते हैं। तीसरा जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी आर अमॉन्ग अस द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो चाइनीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ जैसे तिस्नुगुहा यूनिवर्सिटी है, फिर शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी है, फिर जेजिंग यूनिवर्सिटी है। तो ये ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, इंजीनियरिंग वगैरह की हैं जो फिर इनमें जो है ना कुछ बिजनेस स्कूल्स वगैरह भी हैं, MBA प्रोग्राम चाइना में वो भी प्रोवाइड करें। 4 नंबर है चाइना हैज़ ए C9 लीग, तो C9 लीग जो है ना वो एक अलायंस है 9 ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी एंड मेनलैंड चाइना। तो पीपल डेली जो है ना कॉल करते हैं C9 लीग में एज द आईवी लीग ऑफ चाइना। इसमें इंक्लूड कौन सी है, पीकिंग यूनिवर्सिटी, तिशनगुआ यूनिवर्सिटी, फोर्डन यूनिवर्सिटी, शंघाई जियो, और ये कुछ यानी 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनने इसमें मेंशन किए C9 लीग में। तो यहाँ जो है ह्यूज फंडिंग वगैरह जो है वो रिसीव कर रहे होता है सेंटर रिसर्च। अब नंबर 5 पे है कि चाइना सपोर्ट चाइनीज स्टूडेंट टू स्टडी अब्रॉड देन एनी अदर नेशन। तो ये अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इनक्रेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फंडिंग वगैरह दे रहे हैं जो लोग आउट जाते हैं पढ़ने के लिए फ़ॉरेन। तो ये यानी उनकी स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस वजह से बेस्ट है। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन अकेडमी। लाइक द वीडियो, subscribe the channel, also press the bell icon. Thank you for watching Education Academy.